हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 1 के BHDC 102 के खंड 1 में इकाई 1 नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन में नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय आधुनिक युग की घटना है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई के रूप में बहुत पहले से मौजूद रहा है। इस भौगोलिक क्षेत्र में बाहर से विभिन्न जातियों का आवागमन निरंतर होता रहा है। इतिहास में बहुत पीछे न जाए तो इतिहासकार यह मानते हैं कि ईसा के 3000 से 1500 साल पहले के दौर में मध्य एशिया में जो लोग आए और उन्हें आर्य कहकर जाना गया, वे सबसे पुराने ज्ञात समूह थे जो इस धरती पर बसे। हालांकि यहाँ इससे पहले भी कई जातियां रह चुकी थी। इन्हीं में से वे लोग भी थे जिन्होंने अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले थे। आर्यों के आगमन के बाद कई जातीय समूह इस धरती पर आते रहे। इनमें शक, हुड़, यवन, मंगोल आदि प्रमुख हैं। इनमें से अधिकांश जातियां यहीं बस गई और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई। आज उनकी अलग से पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करना होगा कि पहले से रह रही जातियों के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया में उन्होंने एक दूसरे से काफी कुछ लिया और दिया होगा। यूरोप से आने वाली जातियों से पहले मध्य एशिया में आने वाले इस्लाम धर्मावलंबी समूहों में बहुत से यहीं से बस गए और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के साथ घुल मिल गए। लेकिन यूरोप से आने वाली जातियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे यहाँ व्यापार करने आए थे। यहाँ का बना कपड़ा और दूसरी वस्तुएं वे यूरोप में बेचते थे। बाद में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति ने स्थितियों को बदल दिया और वे यहाँ से कच्चा माल निर्यात करने में लग गए और वहाँ के कारखानों में बना माल यहाँ बेचने लगे। भारत में व्यापार के इरादे से आने वाले सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, वरन फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच लोग भी शामिल थे। लेकिन अंग्रेजों की तुलना में वे भारत में बहुत छोटे हिस्से पर ही अधिकार जमाने में कामयाब हो सके। अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था और भारत को अपना उपनिवेश बनाने में कामयाब रहे। 1857 से पहले तक भारत पर ब्रिटेन का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत था, जो एक व्यापारिक कंपनी थी। इस कंपनी ने अपनी सेना थी और इसने भारत के विभिन्न रियासतों के साथ संघर्ष और समझौते की नीति पर चलते हुए अपने पांव जमाने शुरू किए। 1857 तक इस कंपनी का शासन लगभग पूरे भारत पर हो गया था। जो रियासतें सीधे अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, उनके साथ भी अंग्रेजों ने कई तरह से समझौते कर रखे थे, जिसके तहत वे इन राज्यों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने पक्ष में करने में कामयाब होते थे। कहने को दिल्ली पर अब भी मुगल बादशाह का शासन था, लेकिन उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। 1857 में अंग्रेजों से युद्ध करने वाले सिपाहियों ने तत्काल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला के परास्त होने के साथ ही भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। उन्होंने अपने राजनीतिक रूप से ही मजबूत करना शुरू नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी मजबूत करना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का वही ढांचा यहाँ स्थापित किया जो उनके देश में कायम था। इसके लिए पहले से चले आ रहे ढांचों को तोड़ना जरूरी था। अंग्रेजों ने यह दोहरा काम किया। यदि एक ओर पहले से चले आ रहे रोजगार और सामाजिक संस्थाएं समाप्त की जा रही थी, तो दूसरी ओर नई संस्थाएं उन पर थोपी जा रही थी। भारत के किसानों और शिल्पकारों को अपने परंपरागत रोजगार से अलग किया जा रहा था। विदेश में बने माल को बेचने के लिए जरूरी था कि भारत के परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट किया जाए। अंग्रेजों ने यही काम किया। इसी तरह
उन्होंने किसानों को ऐसी पैदावार करने के लिए विवश किया जो उनके लिए फायदेमंद थी, लेकिन इससे भारतीय किसान तबाह हो रहे थे। नील की खेती इसी तरह की पैदावार थी। भारत में पैदा होने वाले कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने और यूरोप के बने मालों को बाजार तक लाने के लिए अंग्रेजों ने रेल की लाइनें बिछाने का काम शुरू किया। तार घर खोले। इसी प्रकार शिक्षा, विधि, नागरिक सेवाएं आदि क्षेत्र में उन्होंने अपने यहाँ की प्रणाली को लागू किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी शासन के दौरान यह हुआ कि यहाँ भी ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियां आ गई और उन्होंने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया, न केवल ईसाई धर्म महान है बल्कि भारतीय धर्म, जिनमें हिंदू और इस्लाम दोनों शामिल है, ईसाई धर्म की तुलना में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने गरीबों, दलितों और आदिवासियों के बीच काम किया, उनको जरूरी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई। ईसाई मिशनरियों ने सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को भी तीखी आलोचना की। जाति प्रथा, जिसके कारण छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं हिंदुओं में प्रचलित थी, का विरोध भी किया। इसी तरह उन्होंने मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, वैधव्य आदि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को अमानवीय बताकर उनके विरुद्ध लोगों को जागृत करने का काम किया। अपने विचार और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी। इसके लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी किया। संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करके प्राचीन भारतीय पुस्तकों का विशेष रूप से दर्शन, साहित्य, धर्म आदि से संबंधित पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके इन कार्यों से ही शेष विश्व भारत के प्राचीन इतिहास, धर्म, दर्शन और संस्कृति के बारे में जान सका। ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों के बीच हीन भावना पैदा करने की कोशिश की। भारतीयों के बीच इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। कुछ भारतीयों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रतिगामी है और जिसे छोड़ने की जरूरत है। तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना को स्वीकार नहीं किया और वे इस बात का प्रमाणिक करने में जुट गए कि आज भले ही हम गुलाम हो, लेकिन हमारा अतीत ऐसा नहीं। हमारा भी एक स्वर्णिम युग था। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा है जिसमें हम दूसरों की तुलना में सदैव श्रेष्ठतर रहे हैं। इन दो प्रवृत्तियों ने उस आंदोलन की शुरुआत की जिसे हम आज नव जागरण के रूप में जानते हैं। नव जागरण के आंदोलन में दो प्रवृत्तियां थी। एक, जो यह मानते थे कि भारत सदैव से महान है और भारत के अतीत में वह सब कुछ है जिसका दावा आज यूरोप करता है। इस प्रवृत्ति को पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। जो यह मानते थे कि भारत में बहुत सी गलत बातें हैं जिनको छोड़ने से ही हम प्रगति पर जा सकते हैं और गुलामी की जंजीरों से भी मुक्त हो सकते हैं। इसको पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। इस प्रवृत्ति ने ही आधुनिकता को एक मूल्य के रूप में जरूरी समझा। इसे ने लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व के दर्शन से भारतीयों को परिचित कराया। यही नहीं, उन्होंने प्राचीन साहित्य और इतिहास में इस दर्शन के अनुकूल बातें भी खोज निकाली। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने भारत में नव जागरण और स्वाधीनता के आंदोलन को संभव बनाए रखा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।